आज हम मौर्य शासन व्यवस्था के अंतिम वीडियो में उनके कला और स्थापत्य के बारे में अध्ययन करेंगे। इसी के साथ मौर्य साम्राज्य के शासन और उनके सभी संस्कृतियों का अध्ययन पूरा हो जाएगा। मौर्य कला में जो उनका स्थापत्य कला है वो भी बहुत ही सुसंगठित क्रियाकलाप में पाया गया है, अर्थात कला स्थापत्य के क्षेत्र में मौर्य युग में सुसंगठित क्रियाकलाप के दर्शन होते हैं। इस काल के पूर्व की जो कलात्मक वस्तुएं होती थी वो लकड़ी, मिट्टी और घास की बनाई जाती थी। लकड़ी, मिट्टी और घास, अर्थात मौर्य युग के पूर्व के जो कलात्मक वस्तुएं होती थी वो लकड़ी, मिट्टी और घास के बनाए जाते थे। इसी कारण यह मौर्य काल की पूर्व की वस्तुएं हमें प्राप्त नहीं होती हैं। लेकिन मौर्य काल में हमें सर्वप्रथम कला के क्षेत्र में पाषाण के प्रयोग के बारे में जानकारी मिलती है, अर्थात कला में जो सबसे पहला पाषाण का प्रयोग किया गया है वो मौर्य काल से किया गया है। इसी कारण जो इनका कला है वो चिरस्थायी है और आज के लगभग 2-2.5 हजार साल पहले की कलाएं आज भी हमको मिलती हैं। मौर्य कला को अगर हम बांटते हैं तो वो 2 भागों में बांटा जा सकता है। पहला है दरबारी कला। दरबारी कला को राजकीय कला भी कहते हैं। नाम से ही स्पष्ट है कि जो राजाओं द्वारा निर्मित स्मारक, राजप्रसाद, गुहालोक या गुहा विहार थे वो दरबारी कला के अंतर्गत आते थे। और नंबर 2 पर है लोक कला। लोक कला का मतलब है जन सामान्य का जो एक कलाकार होता था, उस समाज में प्रचलित लोक रुचि या समाज की रुचि की वस्तुओं का निर्माण करता था। उन्हें लोक कला में रखा गया है, जैसे कि यक्षिणी की मिट्टी की मूर्तियां आदि। अगर हम सबसे पहले दरबारी कला में चलते हैं तो बुलंदी बाग में जो है नगर के परकोटे के अवशेष मिले हैं और कुम्हरार में राजप्रसाद के अवशेष प्राप्त हुए हैं। इस राजप्रसाद में जो परकोटा पाया गया है वो लगभग 450 फीट का है। कुम्हरार का जो राजप्रसाद है, चूंकि हम दरबारी कला का पहले अध्ययन कर रहे हैं, तो कुम्हरार का जो राजप्रसाद है, यहाँ पर राजप्रसाद पाया गया है, इसका जो परकोटा है वो 450 फीट का है, अर्थात काफी बड़ा परकोटा है। इसमें दोनों ओर से मिट्टी की भरी हुई लकड़ी की दीवारें हैं। जो परकोटे हैं वो दोनों ओर से लकड़ियों से बनी हुई हैं, विशाल दीवार हैं, जिनमें प्रत्येक लट्ठा 19 फीट लंबा और 1 फीट चौड़ा है। लट्ठों को दोनों दीवारों पर 14 फुट के लट्ठों से जोड़ा गया है और उन्हीं में कूटी हुई मिट्टी भरी गई है। इसलिए बड़ा विशाल परकोटा मौर्य काल का प्राप्त होता है। संभवतः जो ये कुम्हरार का राजप्रसाद है वो मौर्य शासक चंद्रगुप्त मौर्य का सभा भवन रहा होगा। ये सभा भवन अपने अस्तित्व को दिखाते हुए ये लगभग शो करता है या दिखाता है कि ये 80 स्तंभों पर टिका रहा होगा और इसका जो मंडप था वो लकड़ी या काष्ठ का निर्मित था। इस प्रकार से कुम्हरार का जो राजप्रसाद है मौर्य युग का बना हुआ वो काष्ठ कला का या काष्ठ शिल्प का या लकड़ी की कला का एक अद्भुत उदाहरण है। मौर्य काल की काष्ठ कला इससे दिखती है कि उस समय विकास की पराकाष्ठा पर थी और इस समय की जो कलाकृतियां थी वो कई भागों में बांटी जा सकती हैं। अगर इनकी कलाकृतियों को हम बांटते हैं तो सबसे पहले पाते हैं
स्तंभ। अशोक के स्तंभों को जब अध्ययन किया गया तो कुछ इतिहासकारों ने बताया कि ये ईरानी स्तंभ से मेल खाते हैं। अगर ईरानी जो कला है उससे मेल खाती हुई है, अर्थात हमने ईरान से नकल किया है, जबकि ऐसा नहीं है। क्यों ऐसा नहीं है? अशोक का जो स्तंभ है वो एकाश्मक है। शब्द कठिन है लेकिन अर्थ सरल है। एकाश्मक का मतलब है एक ही पत्थर को तराश करके बनाया हुआ। ये अशोक का स्तंभ है, जो कि हमको कुछ विद्वानों ने बताया कि ईरान की कला से मेल खाया हुआ है, लेकिन ऐसा नहीं। उसका मैं अंतर बता देता हूँ क्यों नहीं मेल खाता है। वो इसलिए कि अशोक का जो स्तंभ है वो एकाश्मक है, अर्थात एक ही पत्थर को तराश करके बनाया गया है, जबकि ईरानी जो स्तंभ पाए गए हैं वो कई टुकड़ों को जोड़कर बनाए गए हैं, या कई मंडलों को जोड़ करके बनाए गए हैं, कई टुकड़ों को जोड़ करके बना है। इसी प्रकार से ईरानी स्तंभ आधार या चौकी पर भूमि से टिकाए गए हैं। ये चौकी पर किसी आधार से टिकाए गए हैं और ये चौकी पर नहीं टिकाए गए हैं, अर्थात कोई बेस नहीं बनाया गया कि पहले कोई बेस बना दिया गया उस पर स्तंभ खड़ा किया गया हो, ऐसा नहीं है। ईरानी स्तंभ विशाल भवनों में लगाए गए हैं, ये भवन में लगे हैं, लेकिन जो अशोक के स्तंभ हैं वो खुले आसमान में हैं, अर्थात उनके ऊपर कोई छत नहीं है। देखिए कितना अंतर है, जो कि बता दिया कि हमने ईरान से नकल किया है, लेकिन ऐसा नहीं है। अशोक स्तंभ में शीर्ष पर पशुओं की आकृति बनी है, इसमें जो है पशु आकृति है, लेकिन ईरान के जो स्तंभ पाए गए हैं उसमें जो है मनुष्यों की आकृति बनी है, अर्थात पशुओं की आकृति नहीं बनी। ईरानी स्तंभ जो है वो गरारीदार है, गरारीदार, और ये जो है स्तंभ अशोक के वो सपाट है, अर्थात उसमें कोई गरारी, और जो ईरान के वहां ऐसे ऐसे गरारी बनाई गई है, जबकि अशोक के स्तंभ सपाट है। अशोक के स्तंभ पर जो ये पशु आकृतियां या पक्षियों की आकृतियां बनी है, हालांकि पशु आकृति बनी है, केवल वो पशु के साथ पक्षी ऑटोमेटिक जुड़ जाता है उच्चारण में, लेकिन पशुओं की आकृति बनी है, ये एक प्रतीकात्मकता दिखाते हैं। अर्थात उसका कोई ना कोई अर्थ है, लेकिन जो इन पर मनुष्य की आकृतियां बनी हैं ये कोई अर्थ नहीं दिखाती हैं, अर्थात बस केवल वो सुंदरता के लिए बना दी गई हैं, उसका कोई अर्थ नहीं है। अशोक के जो स्तंभ हैं वो नीचे से ऊपर की ओर पतले हैं, नीचे से ऊपर पतले हैं, और जो ईरान के स्तंभ हैं वो समान है, अर्थात जितनी चौड़ाई नीचे है उतनी ही ऊपर है। इसी प्रकार से कुछ विद्वानों ने ये भी कहा है कि भारतीयों ने जो पालिश है वो ईरानियों से सीखी है। पता नहीं ऐसे विद्वानों को ईरान से इतना कौन सा प्रेम रहता था कि भारत की कला को वो ईरान की कला बताते थे कि उससे हमने नकल किया है। अगर हम देखते हैं तो हमारे यहाँ जो आप स्तंभ सूत्र है, आप स्तंभ सूत्र, अर्थात इन्होंने क्या कहा है कि हमने पालिश ईरानियों से सीखा है, लेकिन जो आप स्तंभ सूत्र है
उसमें मृद भांड को चमकीला बनाने की विधि का एक प्रसंग है और उसमें लिखा है सल क्षण करणई, सल क्षणी करणई और सल क्षण कुर्वन्ति। आपस्तम्भ सूत्र में ये बात लिखी है, जहां पर मृद भांड को चमकीला बनाने की विधि का वर्णन है, लिखा है सल क्षण करणई सल क्षण कुर्वन्ति। चिकना करने के मसालों से उसे चिकना बनाया जाता था, इसका ये अर्थ वहां पर प्रयुक्त हुआ है। इसका मतलब है कि हमने जो है पत्थरों पर पॉलिश करना ईरान से नहीं सीखा है, अपने आप या स्वयं से सीखा है। इसी मौर्य काल में हम अगर देखते हैं तो पिपरहुआ का जो बौद्ध स्तंभ की धातु गर्भ मंजूषा है, पटना से जो यक्ष प्रतिमाएं पाई गई हैं, लोहानीपुर से जैन तीर्थकरों के धड़ मिले हैं, उन पर चमकीली पॉलिश पाई गई है। पूर्व मौर्य काल के उत्तर भारत में भी काले रंग के चमकीले मृदभांड मिले हैं, ये हमने आपको पहले के वीडियो या क्लासों में बताया है, जो कि लगभग 600 से 500 ईसा पूर्व के हैं, अर्थात जो बर्तन हैं वो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के हैं। इनका ज्ञान, किसका, पॉलिश का ज्ञान हमें ईरानियों से लेने की आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि हमने पॉलिश जो है बहुत पहले से ही सीख रखा है। अगर हम देखते हैं तो अशोक के जो स्तंभ नीचे से ऊपर को पतले होते गए हैं, उसमें यष्ट के ऊपर अधोमुख कमल या कमल को उल्टा रखा गया, उसकी आकृति फलक या स्तंभों को जो सजावट के लिए पशु आकृतियां हैं, ये सब जो है, या स्तंभों की यष्ट के ऊपर जो पत्थरों को तराश करके बनाया गया है, वो सभी आज भी शीशे जैसे चमकती हैं। यष्ट के ऊपर जो उल्टा कमल है, उसे भी कुछ विद्वानों ने ये कहा कि ये पर्सिपोलिया के हखामनी शासकों के राजधानी के घंटा शीर्ष की है, जबकि भारतीय विद्वानों ने कहा नहीं, ये हमने पर्सिपोलस के हखामनी शासकों से नकल नहीं किया है, ये हमारा मंगल कलश है। तो ये सब ऐसी चीजें हैं जो दिखाती हैं कि हम पॉलिश का जो जानकारी है हमें बहुत पहले से रही है, हमें ईरानियों से उसको सीखने की जरूरत नहीं थी। अब हम मौर्य काल के अगर हम और स्थापत्य में चलते हैं तो लौरिया अरराज का जो स्तंभ है उसका शीर्ष नष्ट हो चुका है, लेकिन उसको देख करके ये एक आकलन या अंदाजा लगाया जाता है कि इस पर गरुड़ की आकृति रही होगी। इसी प्रकार से मौर्य काल के बसाड़ के स्तंभ के ऊपर सिंह, शंकिसा के स्तंभ के ऊपर हाथी, रामपुरवा के स्तंभ के ऊपर बैल, लौरिया नंदनगढ़ के स्तंभ पर सिंह, सांची और सारनाथ के ऊपर एक साथ 4 सिंहों की आकृतियां बनी हुई हैं। अशोक स्तंभ को अगर हम जानते हैं या देखते हैं तो वास्तु और निर्माण के हिसाब से ये अनुपंथी, ये सभी स्तंभ खुले आसमान के नीचे हैं और सभी जो है स्तंभ चुनार के बलुआ पत्थरों से बने हैं। अशोक के जो स्तंभ हैं वो चुनार के बलुआ पत्थर से बने, बलुआ पत्थर से। और इससे हम ये एक निष्कर्ष निकालते हैं कि उस समय मिर्जापुर का जो एक चुनार क्षेत्र था वो मौर्य काल में स्थापत्य कला या निर्माण का एक कारखाना था। तो चुनार जो है मौर्य काल का कारखाना था
किसका? पत्थरों के स्तंभों आदि के निर्माण का उस समय का ये कारखाना था। अशोक के स्तंभों की जो लंबाई है वो 35 से 50 फुट है और इसका जो वजन है वो 50 टन का है। स्तंभ शीर्ष में जो सारनाथ का स्तंभ का सिंह है वो सर्वोत्कृष्ट है, अर्थात बहुत ही सुंदर है। जो सारनाथ के स्तंभ पर जो सिंह बैठे हैं, जिस पर वो 4 सिंह एक दूसरे से पीठ में पीठ सटाए बैठे हैं, चारों दिशाओं में मुंह करके दृढ़ता पूर्वक बैठे हैं। ये सिंह तने हुए हैं, इनके शरीर की जो मांसपेशियां हैं वो दिखाई पड़ती हैं, पुष्टित हैं, इनके लहराते हुए केश हैं, अंग गठीले हैं और अंग प्रत्यंग को सूक्ष्मता से बनाया गया है। जो चक्रवर्ती सम्राट अशोक के शक्ति के प्रतीक माने जाते हैं। माना जाता है कि यह सिंह बुद्ध की या शाक्यमुनि की शक्ति का प्रतीक है और ये जो है बुद्ध जो थे वो जन्म से ही चक्रवर्ती थे। सिंहों के मस्तक के ऊपर महाधर्म चक्र स्थापित है और उसमें 32 तीलियां हैं जो सत्य पर धर्म की विजय को दिखाता है। सिंहों का जो सारनाथ का स्तंभ है उसमें जो सिंहों के नीचे फलक पर 4 चक्र बने हैं और ये चारों चक्र जो है बौद्ध धर्म के धर्म चक्र प्रवर्तन के प्रतीक हैं। इसी स्तंभ में 4 पशुओं की भी आकृति बनी हुई है जो कि हाथी की है, अश्व की या घोड़े की है, बैल और सिंह की है और इन चारों पशुओं को चलते हुए दिखाया गया है। हम आपको जो बता रहे हैं, आपको ये अशोक स्तंभ के सारनाथ के ऊपर जो अशोक स्तंभ है उसका वर्णन कर रहे हैं और इसका आप हमारी बात को सुनिए। बहुत ही मैं महत्वपूर्ण बात बताने जा रहा हूँ कि इसमें जो 4 पशु हैं, हाथी, घोड़ा, बैल और शिव सिंह, ये चलती हुई अवस्था में हैं और ये 4 चीजों को दिखाते हैं। अगर हिंदू धर्म के अनुसार हम इसको देखते हैं तो हाथी जो है इंद्र का प्रतीक है। जो अशोक के स्तंभ में हाथी है वो हिंदू मैथोलॉजी के अनुसार इंद्र का प्रतीक है, अर्थात इंद्र को दिखाता है। इसी प्रकार से जो घोड़ा है अश्व, वो जो है सूर्य का प्रतीक है, अर्थात सूर्य का वाहन घोड़ा है और हाथी जो है इंद्र का वाहन है। और जो बैल है या वृषभ है वो जो है भगवान शिव का प्रतीक है, क्योंकि नंदी बैल को भगवान शिव का वाहन माना गया है। और जो सिंह है वो देवी दुर्गा का वाहन माना गया है, अर्थात माता दुर्गा का प्रतिनिधित्व करता है। ये हिंदी मैथोलॉजी है। लेकिन अगर इसको हम बौद्ध मैथोलॉजी से जोड़ते हैं, अगर कुछ विद्वान इसको बौद्ध धर्म में बुद्ध के जीवन से जोड़ते हैं, तो हाथी जो है उनके गर्भस्थ का उदाहरण है, अर्थात वो जब गर्भ में आए थे तो आपने पढ़ा होगा कि उनकी माता को ये दिखाई पड़ा था कि एरावत हाथी या एक सफेद रंग का हाथी उनके गर्भ में प्रवेश कर रहा है, उसमें से एक बालक उनके गर्भ में प्रवेश करता है। तो ये गर्भस्थ बुद्ध का प्रतीक है, जिसमें माता महामाया ने हाथी को स्वर्ग से उतर करके अपने गर्भ में प्रवेश करते हुए देखा था। और यदि बैल को देखते हैं तो ये जो है बुद्ध जी की रास थी। बुद्ध जी की रास थी। कौन सी रास थी? वृषभ रास। तो ये उनकी रास का प्रतीक है। जो घोड़ा है वो उनके ग्रह त्याग का
प्रतीक है। देखिए वो अशोक के स्तंभ के 4 पशुओं को कैसे 4 हिंदू और बौद्ध मैथोलॉजी के अनुसार बांटा गया है। और सिंह को स्वयं बुद्ध और उनके जो है धर्म का प्रतीक माना गया है। सिंह जो है बुद्ध का प्रतीक है कि वो स्वयं में शाक्य थे, शाक्य मुनि थे, शाक्य माने सिंह थे। तो इसे जो है महावंश में जो पुस्तक है या ग्रंथ है उसमें चतुष्पदी पंक्ति कहा गया है। तो ये जो है अशोक के सारनाथ स्तंभ का हमने आपको वर्णन किया है या उसके बारे में बताया है। लेकिन अगर हम मौर्य काल में देखें तो जो सबसे ज्यादा हमको बौद्ध धर्म से संबंधित चीजें मिलती हैं वो है उनका स्तूप। हमने आपको पहले ही बताया था कि महात्मा बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद उनके धातु अवशेष के या बची हुई अस्थियों को 8 भागों में बांटा गया था और इन 8 भागों पर समाधियां बनाई गई थी जिन्हें कि स्तूप कहा गया है। हालांकि भारतीय इतिहास में अगर हम देखते हैं तो स्तूप निर्माण की जो कथा है वो महात्मा बुद्ध से पहले की भी है। स्तूप का जो अर्थ है, स्तूप, इसका जो अर्थ है वो है मिट्टी का ढेर, मिट्टी का ढेर या थूहा। चूंकि ये चिता के स्थान पर बनाए गए हैं अर्थात उनके शरीर के दाह संस्कार के बाद बची हुई अस्थियों पर बनाए गए हैं अर्थात ये माना गया है कि वो चिता के ऊपर बनाए गए हैं, इसलिए स्तूपों को जो है चैत्य भी कहा गया है। चैत्य जो है वो चिता से परिवर्तित शब्द है। लेकिन अगर स्तूप का हम वर्णन पाते हैं तो ये ऋग्वेद में भी मिलता है अर्थात ये ऋग्वेद में स्तूपों के वर्णन या चैत्य के वर्णन के बारे में बताया गया है। इसमें मृतक संस्कार के बाद बची हुई उसकी अस्थियों को किसी पात्र में रखकर मिट्टी से ढक देने पर बनाया जाता था, इसलिए उसे स्तूप कहा जाता था। हालांकि बाद में इसे बौद्ध लोगों ने अपने संघ पद्धति में अपना लिया और इसलिए स्तूप या चैत्य का सबसे ज्यादा प्रचार प्रसार बौद्ध धर्म में हुआ है। हमने बताया कि इन स्तूपों या चैत्यों में बुद्ध और उनके शिष्यों की धातु अस्थियां रखी हैं, इसलिए ये स्तूप बौद्ध उपासना का केंद्र हैं। लेकिन अगर हम स्तूपों के बनावट के हिसाब से अध्ययन करते हैं तो स्तूप 4 प्रकार के हैं और जो पहला स्तूप है वो है शारीरिक स्तूप। देखिए आपने केवल अभी तक स्तूप सुना है लेकिन हम आपको बता रहे हैं कि स्तूप 4 प्रकार के। शारीरिक स्तूप, ऐसे स्तूप में महात्मा बुद्ध और उनके शिष्यों की अस्थियां रखी हैं। महात्मा बुद्ध एवं शिष्यों की अस्थियां, नाखून, बाल आदि रखे हैं। ये जो रखे गए हैं ये शारीरिक स्तूप के अंतर्गत आते हैं। दांत है, नख है या केस है। अगला है पारिभौमिक। इसमें महात्मा बुद्ध द्वारा जो अपने दैनिक जीवन में
उपयोग की हुई वस्तुएं थी उनको रखा है। और इसमें है भिक्षा पात्र, चरण पादुका, और उनके आसन इन स्तूपों में ये रखे गए हैं, जो कि पारिभौमिक स्तूप कहलाते हैं। इसके बाद जो तीसरा है वो है उद्देशिका। बुद्ध की जीवन की घटनाओं से संबंधित स्थानों पर जो स्तूप बनाए गए हैं या उनकी पवित्र यात्राओं से स्मृति के रूप में जो वो स्तूप बनाए गए हैं वो उद्देशिका के अंतर्गत आते हैं। जैसे कि बोध गया, लुम्बिनी, बोध गया, लुम्बिनी, सारनाथ, अर्थात जो उनके जीवन से महत्वपूर्ण स्थान संबंधित रहे हैं वो जो है उद्देशिका के अंतर्गत आते हैं। कुशीनगर, यहाँ इस पर जो स्तूप बनाए गए वो उद्देशिका के अंतर्गत आते हैं। और जो चौथे प्रकार का स्तूप है वो है संकल्पित। संकल्पित का मतलब है संकल्प किया हुआ या माना हुआ। ये छोटे आकार के होते हैं। ये बौद्ध तीर्थ स्थलों पर उनके श्रद्धालुओं द्वारा निर्मित होते हैं और बौद्ध धर्म में इसे पुण्य का काम बताया जाता है। जैसे कि हम कहीं किसी मंदिर पर जाते हैं, 2 ईंटा रख करके अपनी मनौती मान लेते हैं, वैसे संकल्पित स्तूप बनाए गए हैं। स्तूपों का अगर हम अध्ययन करते हैं तो स्तूप का जो प्रारंभिक रूप है वो अर्ध गोलाकार रूप मिलता है। इसमें एक चबूतरे पर, ये जैसे ये चबूतरा है, इस पर उल्टे कटोरी की आकृति का एक थूहा बनाया जाता है या ढेर बनाया जाता है। कैसे? ऐसे। देखिए, जिसे कि अंड कहते हैं। इस स्तूप का जो चोटी का सिरा होता है वो हल्का सा चपटा होता है। ये जो स्तूप का सिरा है वो हल्का सा चपटा होता है। इसके ऊपर धातु रखा जाता है जिसे कि हर्मिका कहते हैं। जो ये धातु है इसे कहते हैं हर्मिका। ये है स्तूप में चबूतरा। देखिए, स्तूप ऐसे ही होता, अगर आप गए होंगे तो देखा होगा, या अगर आपने चित्र में देखा होगा तो देखा होगा। और इसे थूहा या अंड कहते हैं। हर्मिका का अर्थ है देव सदन, अर्थात देवताओं का निवास। देव सदन या देव निवास, हर्मिका का अर्थ देव सदन या देव निवास होता है। हर्मिका के बीच में एक यष्ट लगाई जाती थी जिसके ऊपरी सिरे पर 3 छत्र होते थे। इस पर जो यष्ट लगाई जाती थी इस पर 3 छत्र होते थे। छत्रिनुमा जो आकृति होती थी वो छत्र होते थे। इनके चारों तरफ बाड़ या रेलिंग का घेरा बना दिया जाता था। ये है रेलिंग। चारों तरफ से रेलिंग बना दी जाती थी जिसे कि वेदिका बोलते थे। इसे बोलते थे
वेदिका, हालांकि इसको बाउंड्री आप मान लीजिए और चाहे रेलिंग मान लीजिए। और स्तूप और वेदिका के बीच में परिक्रमा करने का मार्ग, ये चारों तरफ बनी होती थी और इस पर आदमी जो है परिक्रमा करता था, और इसे परिक्रमा मार्ग को बोलते थे प्रदक्षिणा पथ। प्रदक्षिणा पथ अर्थात यह परिक्रमा का मार्ग होता था। बाद में वेदिका में प्रवेश के लिए चारों दिशाओं पर प्रवेश द्वार बना दिए गए थे, और सजावट के रूप में इन पर जो है प्रवेश द्वारों पर मेहराब के तोरण द्वार बनाए गए थे। वर्तमान में मौर्य काल के काफी स्तूप नष्ट हो चुके हैं, लेकिन प्रारंभिक स्तूपों में सांची का स्तूप सर्वाधिक प्रसिद्ध है। जो सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है वो है सांची का स्तूप। अगर आप स्तूप का नाम लेते हैं तो सबसे पहले आपके ऊपर या आपके दिमाग पर सांची के स्तूप आपके मानस पटल पर आते हैं। ये सांची की पहाड़ियों पर एमपी जिले में बना हुआ है, मध्य प्रदेश में सांची की पहाड़ियों पर बना है, और रायसेन जो है जिला है वहां पर बना हुआ है ये सांची का स्तूप, जो कि रायसेन जिला मुख्यालय से लगभग 25 किलोमीटर दूर विदिशा जो नगरी है उसके पास है। इसकी खोज, सांची के स्तूप की खोज 1818 में रायलेट ने की थी। 1818 में रायलेट ने इसकी खोज की थी। उसने जंगल में इस स्तूप को उस समय देखा होगा। 1988 में मेजर कोल ने पहाड़ के जंगल पर इसकी साफ सफाई करके इसके तोरण द्वारों को फिर से खड़ा कराया था। 1988 में मेजर कोल ने, और इसके चारों तरफ लकड़ी का बाड़ बनवाया था। इसके अतिरिक्त सारनाथ, तक्षशिला और में स्थित धर्मराजिका का जो स्तूप है वो भी अशोक द्वारा बनवाया गया है। सांची का जो स्तूप है ये 77.5 फीट ऊंचा है, और 121 फीट जो है व्यास है इसका, अर्थात इसका जो अर्थ ये है 121 फीट है। और इसकी जो चारों तरफ बाड़ बने हुए हैं वो 11 फीट के हैं। तो ये सांची का स्तूप था, और ये सांची के स्तूप का लगभग ये कैसे कि निर्माण होता था। इसके बाद जो इनकी स्थापत्य में हम देखते हैं वो है पाषाण वेदिका। मौर्य काल में जो स्तूप और विहार बनाए जाते थे वो वेदिकाओं और रेलिंग से घेरे जाते थे। इन वेदिकाओं का एक साक्ष्य जो मिला है वो बोध गया में मिला है, जो कि अशोक द्वारा बनवाया गया है, और इसे बौद्ध संड कहा गया है। बौद्ध संड, किसको बौद्ध संड कहा गया है? जो बोध गया में अशोक द्वारा बनवाई गई रेलिंग है या वेदिका है उसे बौद्ध संड कहा गया है। वेदिका के खंभे और उनको जोड़ने के लिए लंबी लंबी पाषाण शिला पट्टिकाओं का प्रयोग किया गया है, जिन पर की कमल की आकृति बनी हुई है। इसी प्रकार से मौर्य काल में सारनाथ में भी एक पाषाण वेदिका मिली है, जो एक ही पत्थर को काट करके चौकोर आकृति में बनाई गई है। वेदिकाओं को देखने से पता चलता है कि मौर्य वास्तु में पत्थरों का प्रयोग काफी हद तक प्रारंभ हो गया था। इसके बाद जो इनका मौर्य की स्थापत्य में हम जाते हैं वो स्तूप और स्तंभ के बाद जो तीसरा है वो है विहार, या जिसको कि गुहा विहार बोलते हैं।
आपने भी स्तंभ और स्तूप का अध्ययन किया है। अब है विहार, गुहा विहार। गुहा का अर्थ है कि गुफा, अर्थात गुफाओं में जो निवास बनाए गए उनको गुहा विहार या गुफा विहार बोला गया है। मौर्य युग में पत्थरों को काट करके निवास स्थान बनाने की कला पूर्ण रूप से विकसित हो गई थी और इसी से ये गुहा विहार बनवाए गए थे। अशोक द्वारा बराबर पहाड़ी की गुफा और नागार्जुन पहाड़ी को काट करके आजीविकों के लिए निवास स्थान बनाया गया था। तो जो है वो है बराबर की पहाड़ियों में गुहा पाए गए हैं और नागार्जुन पहाड़ी में। यहाँ पर अशोक द्वारा आजीविकों के लिए निवास स्थान बनाने के लिए गुफाओं को काट करके गुहा विहार बनवाए गए। अशोक के समय बराबर की पहाड़ियों में जो गुफाएं निर्मित कराई गई हैं वो है सुदामा की गुफा। सुदामा एवं दो गुफाएं इन्होंने बनवाई हैं, कर्ण चौपड़। ये दोनों गुफा अशोक ने बनवाई है बराबर की पहाड़ियों में आजीवक सन्यासियों के निवास के लिए। इसमें से जो सुदामा की गुफा है वह अशोक के सिंहासन पर बैठने के 12 वर्ष की बाद बनवाई गई है और जो कर्ण चौपड़ की है वो 19वें वर्ष में बनवाई है। उनके राज्यारोहण के 12 साल बाद उन्होंने सुदामा की गुफा और 19वें साल उन्होंने कर्ण चौपड़ की गुफा बनवाई थी। सुदामा की गुफा में 2 कोष्ठ हैं, इसमें 2 कोष्ठ हैं और इनकी जो छत है वो है ढोलाकार, ढोल जैसे होता है उसके आकार की छत है, अर्थात ऐसे छत है। दोनों कोष्ठ जो है अंदर से वर्गाकार है और छत जो है पालिशदार है। इसी प्रकार से मौर्य शासक दशरथ के समय में जो गुफा बनवाई गई उसे लोमस ऋषि गुफा कहते हैं। लोमस ऋषि, लोमस ऋषि गुफा। ये जो है मौर्य शासक या दशरथ के जो अशोक के उत्तराधिकारियों या परवर्ती शासक थे उसमें दशरथ द्वारा बनाई गई थी। और ये भी जो है बराबर पहाड़ियों की गुफा है, अर्थात बराबर पहाड़ियों में तीसरी गुफा लोमस गुफा बनवाई गई है जिसे कि दशरथ ने बनवाया था। इसका भी जो वास्तु विन्यास है वो सुदामा गुफा के समान है, अर्थात इसका जो आंतरिक कोष्ठ है वो वर्गाकार है और जो इसका होल है, घुसने का मार्ग है, वो अंडाकार है। बराबर की पहाड़ियों में एक और चौथी जो गुफा है वो है विश्व झोपड़ी। इसी में एक और गुफा है जिसे कि विश्व झोपड़ी गुफा या गुहा विहार कहते हैं। विश्व ये गुहा विहार है मौर्य काल के, इसे विश्व झोपड़ी गुफा ये चौथी गुफा है। इसमें भी 2 कोष्ठ हैं और ये भी अशोक ने अपने शासन के 12वें वर्ष में बनवाई थी। तो बराबर की पहाड़ियों में सुदामा, कर्ण चौपड़, लोमस ऋषि और विश्व झोपड़ी गुफा बनी है। इसके बाद जो है नागार्जुन पहाड़ी में जो गुफा बनवाई गई है उसमें है गोपिका गुफा। गोपिका गुफा इसे दशरथ ने बनवाया था गोपिका गुफा को, अर्थात दशरथ ने बराबर और नागार्जुन दोनों पहाड़ियों में गुफा बनवाई थी और उसने अपने राज्याभिषेक होने के तुरंत बाद इस गुफा को बनवाया था।
ये गुफा जो है सुरंग के आकृति की है और दोनों सिरों पर गोल मंडप बने हैं। जो ये गोपिका गुफा है वो सुरंग की आकृति की है और गोल मंडप बने हैं दोनों सिरों पर। इसमें एक जो है गर्भगृह प्रतीत होता है, जो दूसरा है वो मुख मंडप प्रतीत होता है। बाद में इन्हीं गुफाओं का अनुकरण करके पश्चिम भारत में अनेक चैत्य भी बनवाए गए हैं। लेकिन नागार्जुन पहाड़ी में दो गुफा और पाई गई हैं। एक है वाह्यका गुफा, वाह्यका नागार्जुन पहाड़ी में ही है वाह्यका गुफा, और वृद्धथिका ये दोनों गुफाएं भी नागार्जुन पहाड़ी में हैं। ये दोनों भी नागार्जुन पहाड़ी की गुफा। तो मौर्य काल में इन गुफाओं का निर्माण कराया गया है। इसके बाद हम चलते हैं इनकी मूर्ति कला पर। तो उड़ीसा के धौली चट्टान को काट करके हाथी के आकृति की एक पाषाण मूर्ति प्राप्त होती है, जो कि मौर्य काल की है। और मौर्य काल की मूर्ति कला का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। ये जो हाथी है बनाया गया है मूर्तिकला में, वो विशाल हाथी है और उसके केवल अग्रभाग को उकेरा गया है। इससे यह प्रतीत होता है कि ये हाथी चट्टान से निकल रहा है, अर्थात पूरा हाथी नहीं बनाया है। शायद धड़ तक का हाथी बनाया जिसमें सूंड और मुंह उसका, और हो सकता है एक दो पैर निकलते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। और ये लगता है कि हाथी इस चट्टान को फाड़ करके निकल रहा है और सूंड में उसने किसी वस्तु को लपेट रखा है। इसी प्रकार से देहरादून के कालसी में एक हाथी की आकृति खुदी मिली है। हाथी के पैरों के बीचों बीच में मौर्यकालीन ब्राह्मी लिपि में गजतमे गजोतम कालसी के देहरादून में जो हाथी की आकृति खुदी है, उसके दोनों पैर के बीच में ब्राह्मी लिपि में गजतमे गजोतम लिखा हुआ है, अर्थात सर्वोत्तम हाथी या हाथियों में सर्वश्रेष्ठ हाथी। इसका मतलब ये शायद एरावत हाथी को प्रदर्शित करता होता हो। हाथी की ये जो दोनों आकृतियां उत्कीर्ण है, जिसमें दिखता है कि हाथी निकल रहा है, ये रिलीफ मूर्ति कला का उदाहरण है। रिलीफ मूर्ति कला, रिलीफ माने ही होता है आराम। तो ये लगता है कि जैसे वो चट्टान को फाड़ करके बाहर निकल रहा है तो वो रिलैक्स हो चुका है। तो रिलीफ मूर्ति कला का जो उदाहरण है वो है उड़ीसा का धौलागिरी जो पहाड़ी है, धौली पहाड़ी है, उसमें जो हाथी की निकलती हुई मूर्ति है वो, और देहरादून में कालसी। ये आप इसको नोट कर सकते हैं। ये रिलीफ मूर्ति कला का उत्कृष्ट उदाहरण है। इसके बाद जो इनकी लोक कला है, वो मौर्य काल का, ये हमने आपको अभी तक दरबारी या राजकीय कला के बारे में बताया, और मैंने दूसरा से बताया था कि लोक कला, जो कि उस समय के मूर्तिकारों द्वारा बनाई गई थी। लोक कला के अंतर्गत हमें मौर्य काल के कुछ मूर्तियां प्राप्त हुई हैं जो विभिन्न स्थानों से मिली हैं, और इन मूर्तियों में यक्ष और यक्षिणी की मूर्तियां हैं।
यक्ष की मूर्ति है और यक्षिणी की मूर्ति है। अब मौर्य काल के लोक कला में यक्ष और यक्षिणी की कौन कौन सी मूर्तियां हैं? जो पहली मिली है वो मथुरा में मिली है। मथुरा में परखम गांव में एक यक्ष मूर्ति मिली है। यहाँ पर जो मूर्ति मिली है परखम में वो यक्ष मूर्ति है और ये 8 फुट 8 इंच लंबी है। और इस मूर्ति का एक नाम भी है जिसे कि मणिभद्र कहा गया है। मणिभद्र। दूसरी मथुरा के ही बड़ौदा गांव में मिली है। मथुरा के ही बड़ौदा गांव में मिली है और ये भी यक्ष की मूर्तियां हैं। मौर्य काल की ये लोक कलाओं की मूर्तियां मिली हैं। तीसरी जो मिली है वो मथुरा के झींग का नगरा नामक स्थान पर मिली है। झींग का नगरा। इस प्रकार से मथुरा के आसपास मौर्य कला की काफी मूर्तियां मिली हैं, लेकिन जो ये मूर्ति है झींग का नगरा में वो एक यक्षिणी या यक्षी की मूर्ति है। इसी प्रकार से मथुरा से शहर से भी एक यक्ष की मूर्ति मिली है। पद्मावती ग्वालियर। ग्वालियर में पद्मावती इस स्थान से भी एक यक्ष की मूर्ति मिली है, एमपी में है। बिहार के पटना में एक स्थान है दीदारगंज। दीदारगंज से एक यक्षी की मूर्ति मिली है। यक्षी की मूर्ति मिली है और ये भी मूर्ति बड़ी फेमस है और इस मूर्ति का भी जो नाम है वो है चामर गृहिणी। चामर गृहिणी। इस यक्षिणी का जो नाम है वो चामर गृहिणी है। पटना से इसी प्रकार से 2 मूर्तियां और मिली हैं। दीदारगंज से नहीं बल्कि वो पटना से मिली हैं और ये दोनों भी यक्ष की मूर्तियां हैं। और इसी प्रकार से विदिशा, जिसे कि देशनगर बोलते हैं, यहां से भी यक्षिणी की प्रतिमा मिली है। तो मौर्य काल में इन स्थानों से जो है हमको यक्ष और यक्षिणी की जो ऐसी मूर्तियां हैं जो पॉपुलर हैं, लेकिन कुछ स्थान ऐसे हैं जहां से छोटी छोटी और भी मूर्तियां मिली हैं, जिसमें की है राजघाट वाराणसी। वाराणसी वाराणसी के राजघाट से यक्ष की मूर्ति मिली है और ये त्रिमुख यक्ष की मूर्ति है। त्रिमुख यक्ष। त्रिमुख यक्ष की मूर्ति वाराणसी के राजघाट से मिली है। विदिशा से एक और मूर्ति इसी प्रकार से यक्ष की भी मिली थी। उड़ीसा में शिशुपालगढ़ एक स्थान है। शिशुपालगढ़ से यक्ष की मूर्ति मिली है। और कुरुक्षेत्र से एक स्थान है आमान।
आमान कुरुक्षेत्र। इस स्थान से भी एक यक्ष प्रतिमा प्राप्त हुई है। देखिए मतलब मौर्य काल की बहुत सी अच्छी श्रेणियों की लोक कलाओं की भी मूर्तियां मिली हैं। और जो अंतिम मूर्ति मिली है वो है महरौली। और यहां से यक्ष मूर्तियां मिली हुई। तो ये सभी जो यक्ष मूर्तियां हैं वो काफी विशालाकार की मूर्तियां हैं और जो पत्थरों को तराश करके बनाई गई हैं। इन प्रतिमाओं के बाद कालांतर में या कुछ समय बाद बौद्ध और जैन धर्म की जो है महापुरुषों की प्रतिमाएं पाई गई हैं। जैसे कि पटना के लोहानीपुर से जो 2 जैन दिगंबर प्रतिमाएं हैं और उसमें केवल धड़ मिले हैं। सारनाथ में इसी प्रकार से 2 पुरुष मूर्तियों के मसाक पाए गए हैं। इन सभी मूर्तियों में चिकनी पालिश हुई है और जो चुनार के पत्थर से बने हैं, इसलिए इन सभी मूर्तियों को मौर्य युग की मूर्तियां माना गया। तो इसी लोक कला और स्थापत्य कला, चित्रकला आदि के साथ हमारा जो मौर्य काल का इतिहास है वो समाप्त होता है। और अगले वीडियो में हम आपको मौर्य काल की समाप्ति के बाद भारत में उदय शुंग वंश के बारे में अध्ययन करेंगे। तब तक आप हमारे साथ चलते रहिए इतिहास की यात्रा ट्रेवल ऑफ हिस्ट्री में। धन्यवाद।